बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बीकॉम पार्ट 2 की एक किताब है ऑडिटिंग, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस किताब में पता नहीं सप्लियाँ बहुत आती हैं, ठीक है, लेकिन ये किताब है बहुत ईजी। अब इसके पीछे सीन क्या है ये तो अल्लाह जाने। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लफ्ज़ ऑडिट है ना, ये word audit taken from Latin word अच्छा, जो एडिटिंग है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ अडार से निकला है, जिसका मतलब है विच मीन्स टू हेयर, जिसका मतलब है सुनना। ठीक हो गया, ये है इसकी बुनियाद। अच्छा, पुराने वक्तों में क्या होता था, जब इजिप्शियन होते थे, ग्रीस होते थे, रोमन लोग होते थे, ये क्या करते थे, ये किसी एक बंदे को हायर कर लेते थे जिसका तजर्बा होता था, तो वो सिर्फ ना सुनने सुनाने पर यकीन करते थे। यानी कि सुन लिया, अपने जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं ना, बिज़नेस ट्रांजैक्शन, उसको सिर्फ ना सुनते थे, ये सुनते थे, फिर उसमें से जो गलतियां होती थी गलतियां निकालते थे, जो उसमें अपना मशवरे वगैरह देने होते थे, वो ओपिनियन अपने देते थे, तो एंड में ये शो कर देते थे जी आपकी बिज़नेस की ये सिचुएशन है। पुराने वक्तों में ये होता था कि आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की करते करते ना, अब ये बाकायदा एक ना पूरा डीपली स्टडी होती है इस पर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो तो बनते ही इसी काम के लिए हैं, ऑडिट करने के लिए ज़्यादातर। ठीक है, तो इनका तो काम ही है। अब इसकी जो वर्ड एडिटिंग है, इसकी तारीफ़ क्या है? अच्छा, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की है, लेकिन मोंटगोमेरी क्या कहते हैं इसके मतलब? एडिटिंग इज़ a systematic examination of the books and records। अच्छा, ये क्या कहते हैं कि जो एडिटिंग है ना, ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स है। कौन से बुक्स एंड रिकॉर्ड्स? ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। अच्छा, एडिटिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से एग्जामाइन करना है किसको? बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को, ऑफ अ बिज़नेस को, यानी कि एक बिज़नेस की बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। बुक्स एंड रिकॉर्ड से क्या मुराद है? जनरल एंट्रीज़ होगी, अकाउंटिंग में पढ़ी होगी आपने, जनरल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक वगैरह, इसको देखना। ठीक है, ऑफ अ बिज़नेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक बिज़नेस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। अच्छा, इसके बाद इन ऑर्डर टू असरटेन और वेरीफाई एंड टू रिपोर्ट अपन द अदर फैक्ट्स। अच्छा,
इसको देखना, इसमें वेरीफाई करना क्या माहौल हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक रिपोर्ट देनी, ठीक है ना। किसके मतलब देनी है रिपोर्ट? रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड रिजल्ट्स। फाइनेंशियल operations and the results। वो सारा चेक चुक करके ना रिगार्डिंग फाइनेंशियल ऑपरेशंस एंड रिजल्ट्स। और यानी कि दूसरा उसका ये बताना कि जो दूसरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे हुई है, क्या सीन हुआ है, सारा उस बिज़नेस के मतलब आपको ना एक खुलासा बयान करके आपके हाथों में दे देना है। ये इसके सिंपल सी ना ये इसकी तारीफ़ है वगैरह। और यही इसका कंक्लूजन है कि क्या है, एक बिज़नेस को चेक करना है, चेक करके ये बताना है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये है ऑडिट का पर्पस, सिंपल, ठीक हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके जी? अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स को भी आगे ना 3 तरह से डिवाइड करना है। कैसे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है? फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट। फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि यानी कि द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटरमाइन द फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन शो द ट्रू एंड फेयर व्यू आफ्टर ऑडिटिंग। यानी कि जब ऑडिट का ये सारा सिस्टम मुकम्मल हो जाए ना, तो जानबदारी नहीं करनी किसी भी चीज़ में आपने। यानी कि ये फ़लाँ बंदा है जी, ये इस कंपनी में मेरा तो रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मैं तो इसकी ना फेवर मार जाऊंगा अगर इसने कोई घपला वगैरह भी किया है, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी इसमें। इसमें फेयरनेस यानी फेयर हो के, यानी कि आज़ादाना तौर पर आपने अपना दूसरा ना सारा हर चीज़ को चेक करना है, ठीक है। ये दूसरा आपने पेश करनी है स्टेटमेंट। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड लॉज। जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ है ना, इसको इसकी चेकिंग में अपना बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की उनको फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ वगैरह हैं बनी बनी हुई हैं, जो आपने पढ़ा है उसी उसी को ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये इसमें सिंपल सी चीज़ है कि आपने ये नहीं देखना कि शुरू से फाइनल अकाउंट बनाना शुरू कर दें, ठीक है। आपने शुरू से पहले देखनी है जनरल लेजर वगैरह, ये चीज़ है, ठीक है। ये नहीं है कि पीछा छोड़ आगा दौड़ नहीं करना। इंडिपेंडेंट ओपिनियन। इंडिपेंडेंट ओपिनियन में क्या है कि जब आपने सारा चेक कर लिया ना माहौल, उसके बाद एंड में आपने अपना एक ओपिनियन देना होता है, ठीक है। फैक्ट दूसरा कोई भी बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मतलब आपने अपना ओपिनियन देना होता है कि आप इसको बेहतर करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ये सब सीन इसमें ना बताना होता है एडिटर ने। और ये एडिटर की दूसरा ड्यूटीज़ में कह लें या फिर उसका काम ही यही है और इसने बताना भी है, ठीक है। अब आगे सेकेंडरी।
ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है जी? डिटेक्शन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। अच्छा, बच्चे बहुत डरते हैं कि जी पेपर में हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, हम क्या करेंगे, ये हो जाए। ये तो टेंशन लेनी ही नहीं ना। अगर ग्रामर की आपकी कोई इसमें मिस्टेक वगैरह हो भी जाए ना, तो चेकर इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये आपने टेंशन नहीं लेनी। और ये भी नहीं करना कि यानी कि ग्रामर की तो पकड़ के माँ बहन कर दें, ठीक है। यानी कि एक होता है ना साखदा बंदे की, चलो कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो वो फिर चेकर इग्नोर कर देता है। बिल्कुल भी आपने ये भी नहीं समझना कि हमने तो पकड़ के बेड़ा गर्क ही करना है ग्रामर का सारा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स। अपना डिटेक्शन का मतलब इंकशाफ, एरर्स का इंकशाफ करना, गलतियाँ जो दूसरा सारा साल ऑफिसर्स ने या फिर स्टाफ ने जो गलतियाँ की हैं ना बिज़नेस के दौरान, उसे डिटेक्ट करना, उसका इंकशाफ करना, ये डिटेक्शन। इसके बाद है डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इंकशाफ करना कि जो लोगों ने घपले किए हैं, फ्रॉड किए हैं कंपनी के मतलब, ये सारा आपने ना शो करना है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। अच्छा, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स में क्या करना है कि वो गलतियां आपने दिखानी है, आपने शो करना है कि किस वजह से दूसरा ना ये एरर्स बिजनेस में हुए हैं, कि क्या क्या सीन चला है। यानी कि किसी वर्कर के ऊपर ज़्यादा लोड था, इस वजह से उसने कोई एंट्रीज गलत कर दी हैं, या फिर क्या सीन हुआ है, ये आपने सारा ना उस एरर्स की डिटेल में शो करना है, ये बताते हुए कि ये वजह बनी है एरर्स के मतलब। फिर है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। यानी कि अब आपने यहाँ पर यह भी शो करना है कि लोगों ने अगर फ्रॉड किए हैं ना कंपनी में, तो ये आपने बताना है कि कैसे, वो कौन कौन से तरीके लगाए हैं दूसरा फ्रॉड करने में, ठीक है। किस तरह से वो फ्रॉड किए हैं, ये ऑडिट के दौरान आपने सब कुछ ये शो करना है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है? मैनेजमेंट ऑडिट। जो मैनेजमेंट बैठी हुई है कंपनी की, उसका ऑडिट करना है कि क्या कर रहे हैं, क्या सीन उन्होंने किया सारा साल, ये चीज़ आपने इसमें शो करनी है। टैक्स ऑडिट, ये इनकम टैक्स ऑफिसर की तसल्ली के लिए होता है। यानी कि बिज़नेस की कितनी इनकम हुई है पूरे साल में, ये दूसरा जब टैक्स वगैरह पे करते हैं तो ये सर्टिफिकेट ही एक हिसाब से होता है ना, जो ऑडिट होता है कंपनी का, एक फर्म करती है, तो वो दूसरा उसकी तसल्ली ये होती है कि इतना प्रॉफिट हुआ है और ये इतना टैक्स दे रहे हैं कि वाकई ये कंपनी सही कर रही है, घपला नहीं कर रही है हमारे साथ। ये तसल्ली होती है उनकी, क्योंकि एडिटर तो सर्टिफाइड होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोशल ऑडिट। अच्छा, सोशल ऑडिट में क्या आ जाता है कि लोगों की तसल्ली होती है
कि वाकई हमारा जो पैसा है वो सही लगा है, ठीक है, और कंपनी अंदर खाने हमारे साथ कुछ और नहीं कर रही। जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी तसल्ली के लिए, और जो नए शेयर होल्डर कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आना चाहते हैं, तो वो भी आएँ। इसके बाद होता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है कि कंपनी के पूरा साल में कहाँ पर क्या क्या खर्चे हुए हैं, ये हर चीज़ शो करनी। इतना कोई मुश्किल है नहीं जितना ना ये समझा हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन, इसमें ये शो करना होता है कि कहाँ कहाँ पर मिस यूज़ हुआ है एसेट्स का, ठीक है। लोगों ने अपने फ़ायदे में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया। मिसाल के तौर पर हेड ऑफिस है, कंपनी के स्टोर अफसर को कुछ चीज़ें दे देती है, ठीक है, और स्टोर अफसर वो अंदर खाने ही उसे बेच खड़े, ठीक है, कोई ऐसे काम करे। वो एसेट्स कहाँ पर गए हैं, क्या वजह बनी है, किधर गए हैं। इसीलिए जब ऑडिट होता है ना, तो स्टोर अफसर के पास जब जाते हैं एडिटर, तो वो जो होते हैं ना क्या उसे क्लिप, वो क्लिप भी एक एक करके गिनते हैं, ठीक है। अगर ये 1000 क्लिप है ना, बाकी तो 1000 पूरा करना है। अगर 1000 एक क्लिप भी हो गया ना, तो ये उससे पूछना है कि ये एक क्लिप इजाफी भी क्यों है, ये एक क्लिप कम क्यों है, ये तो पूछना है ना। इजाफी भी है तो फिर भी उसकी ना पूरी करनी है कि ये आया कहाँ से, हमें ये हिसाब किताब दो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बिड ऑफर। अगर कंपनी ऑक्शन की तरफ जा रही है, ऑक्शन किस कहते हैं, दूसरा नीलामी की तरफ, तो ये पता चलना चाहिए कि उसकी जो नीलामी की ऑफ़र है वो आखिर कितनी तक दी जा सकती है। ये ऑडिट के ज़रिए पता चलता है कि कंपनी की इस वक्त वैल्यू क्या है, ठीक है। बिड ऑफर के बाद आ जाते हैं परचेज कंसिड्रेशन। परचेज कंसिडरेशन में क्या है कि जो कंपनी को ख़रीदना चाहता है, ठीक है। कंसिडरेशन ये आपने पढ़ा होगा बिज़नेस लॉ में, जो बीकॉम में है किताब। मैं भी आपको इंशाल्लाह वो पढ़ाऊँगा कंसिडरेशन की टर्म क्या होती है, ये इंशाल्लाह आप बड़ी अच्छी तरह से इसे समझेंगे। तो परचेज कंसिडरेशन मोटा मोटा इसका ये माना है कि जो ख़रीदने वाला है उसे पता चले तो सही कि आखिर कंपनी की आखिर वैल्यू है क्या, मैं ख़रीदूँ कितने में, तो ये चीज़ इसमें होती है। इसके बाद है लोन। अगर कंपनी लोन लेना चाहती है तो आखिरकार बैंक को पता चले कि हम कंपनी को उसकी मालियत के एवज़ कितना लोन दे सकते हैं, और जो कंपनी अगर खुदा ना खास्ता डूब जाए तो हम उसे पूरा कर लें, ठीक है, ऑक्शन में जाके। तो एडमिशन इसके बाद एक ये है। अगर कोई तगड़ा सा शेयर होल्डर आना चाहता है दूसरा कंपनी के अंदर, तो उसे भी पता हो कि कंपनी की सिचुएशन क्या है, हालात क्या चल रहे हैं, तो उसकी तसल्ली के लिए भी ये ऑडिट होता है। प्रॉफिट, साल के आखिर में प्रॉफिट आखिरकार कंपनी को कितना हुआ है, ठीक है। ये शेयर होल्डर को भी पता चलता है ना कि दूसरा हमारी कंपनी को आखिर प्रॉफिट हुआ कितना है, तो हमें जो दूसरा हमारे शेयर्स पर जो डिविडेंड दिए गए हैं, या फिर और जो सिस्टम होते हैं प्रॉफिट वगैरह, हमें किस तरह दूसरा ना दूसरा डिवाइड किया गया, वो सारा पता चलता है कि अंदर खाने नहीं तो माहौल सारा दूसरा जो होते हैं 7 बंदे, वो आपस में खा पी गए, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह ने डिटेल हम पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जी सवाल है, सवाल इतना मुश्किल है नहीं, ये भी पेपर में आ जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया, सरगोदा में हो गया, अपना मुल्तान हो गया, बहाउद्दीन हो गया, ये जीसी हो गया। ये सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंशाल्लाह ये पेपर में आ सकता है। तो सवाल इतना मुश्किल है नहीं जितना
दूसरा समझते हैं बात। और यही है आज का लेक्चर था। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको